जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय बहुजन समाज। साथियों, मैं अस्मिता, मेरे YouTube चैनल वॉइस ऑफ बहुजन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो मेरा मुद्दा है वो पहले तो अयोध्या में मिले बौद्ध विहारों के अवशेषों को लेकर है, लेकिन जहाँ देखा जा रहा है कि अभी वहाँ पे राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, काम चल रहा है, जिसमें देश इस संक्रमणकालीन स्थिति में आ चुका है और सब परेशान है, त्राहि त्राहि मची है। हमारे माताएं बहनें भाई बहन, ज़्यादातर हमारे समाज बहुजन समाज के लोग सड़कों पर नंगे पांव चलने को मजबूर है, आए दिन उनकी मौतें हो रही है। वहाँ से ध्यान हटाकर सरकार का पूरा ध्यान जो है राम मंदिर के भव्य निर्माण में लगा हुआ है। और जहाँ देश में हर निर्माणाधीन इमारतों की, हर निर्माणाधीन कार्यों की जो है रोक लगी हुई है, वहीं पे राम मंदिर का बनना, इस विकट परिस्थिति में राम मंदिर पर काम होना कुछ विषम सा नहीं लगता। कहा जा रहा है कि जहाँ राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है उसी के आसपास के क्षेत्र में, वहाँ पे भूमि समतलीकरण के दौरान कुछ बौद्ध अवशेष मिले हैं, जिसे सुनकर बौद्ध धर्म के अनुयायियों में एक सनसनी फैल गई है, एक हाहाकार मच गया है। और बौद्ध धर्म के कुछ अनुयायी वहाँ पर खुद गए भी और वहाँ खुदाई की मांग की उन्होंने। यूनेस्को के संरक्षण में खुदाई होनी चाहिए, क्योंकि हमको अपने गवर्नमेंट पे, हमको अपने उत्तर प्रदेश की सरकार पर विश्वास नहीं है। कहा जा रहा है कि जो समतलीकरण के दौरान बौद्ध अवशेष मिले हैं वो एलोरा और अजंता की शिलाओं से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। और 6 दिसंबर 1992 में जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, तो ध्वस्त करने के पश्चात ये पाया गया कि वो जिस स्तंभ पर बाबरी मस्जिद था वहाँ पर बौद्ध विहार थे, बौद्ध स्तंभ था वो। और इस न्यूज़ को देखने के बाद मैंने खुद सीएम को एक लेटर लिखा, एक एप्लीकेशन लिखा। और ये मैंने 2 जून को लिखा एप्लीकेशन। मैंने एप्लीकेशन में ये लिखा कि 2 जून 2020 श्री योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, सूचना भवन, पार्क रोड, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिकेशन रिलेशन, लखनऊ 22/60/01। विषय अयोध्या यानी साकेत में बौद्ध धर्म के ध्वंसावशेष मिलने के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समतलीकरण के दौरान मिली मूर्तियों से विवाद पैदा हो गया है। मूर्तियों के अवशेष मिलने पर बयानबाजी के बीच माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर #बौद्ध स्थल अयोध्या ट्रेंड कर रहा है। यहाँ कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि समतलीकरण के दौरान जो अवशेष मिले हैं वो सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान के हैं। कुछ ट्विटर यूज़र ने यूनेस्को से राम जन्मभूमि परिसर की निष्पक्ष खुदाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि समतलीकरण के दौरान खुदाई में जो अवशेष मिले हैं वह शिवलिंग नहीं बल्कि बौद्ध स्तंभ है। इससे पहले ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के महासचिव खालिक अहमद ने दावा किया था कि जो अवशेष मिले हैं वो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं, इतिहास गवाह है कि अयोध्या साकेत नगरी थी। अयोध्या को साकेत कहा जाता था। और मौर्य काल में उससे जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हर एक चीज़ और बहुत अहम चीज़ मिलती है आपको। बिल्कुल उस चीज़ के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता। हमारे समाज के लोगों को एकजुट होकर इस बाबत आवाज़ उठानी चाहिए। हम जानते हैं कि इतिहास में अयोध्या को साकेत नगरी के नाम से जाना जाता है और बौद्ध धर्म से जुड़ी काफ़ी रोचक चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। और ये भी कहा जाता है कि तथागत गौतम बुद्ध के नाखून और बालों के अवशेष भी वहाँ पे दबे हुए हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं राम मंदिर के विरोध में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि निष्पक्ष भाव से न्याय होना चाहिए। अगर ऐतिहासिक धरोहर पे इस तरह से किसी की बात को झुठलाने की कोशिश की जाएगी, अगर ऐतिहासिक धरोहर को इस तरह से मिटाया जाएगा तो हमारा इतिहास बहुत अंधेरे में आ जाएगा।
एक के बाद एक ऐतिहासिक साक्ष्य सामने आ रहे हैं, ऐतिहासिक तथ्य सामने आ रहे हैं, जिससे यह दावा किया जा सकता है कि साकेत नगरी बौद्धों की नगरी थी। आपको बताते चले कि समतलीकरण के दौरान जो भी बौद्ध अवशेष सामने आ रहे हैं, उन स्तंभों पे धम्म चक्र, पुष्य जैसे उकरे हुए चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जिससे यह साबित होता है कि अयोध्या अर्थात साकेत नगरी बौद्धों की नगरी है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि इस विकट परिस्थिति में जहाँ पे काफ़ी आपसी मतभेद हो चुके हैं, इस मुद्दे को एकजुट होकर उठाया जाना चाहिए, क्योंकि वह हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर है। हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। और मेरी हाथ जोड़ के विनती है भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से कि बौद्धों के धार्मिक स्थलों को उनके हक में लाना चाहिए, उनको देना चाहिए और उनको किसी भी तरह से भावनात्मक ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। आपको बताते चले कि वहाँ के अवशेष जो मिले हैं वो बिल्कुल एलोरा और अजंता के शिलाओं से मिलता जुलता है। और आज इस अहम ऐतिहासिक मुद्दे पर हम ऑनलाइन 2 लोगों से जानकारी लेंगे। दिल्ली से शांति स्वरूप बौद्ध जी, और जहाँ पर खुदाई चल रही है यानी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, जहाँ उस लैंड पे अभी भी है भंते जी। चलिए हम सीधे जानकारी लेते हैं शांति स्वरूप बौद्ध जी से। अच्छा प्रश्न है, मगर बहुत टेक्निकल है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी ये मांग रही कि सारी अयोध्या का आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया यानी कि ASI पुरातत्व विभाग इसका उत्खनन करे और ये निर्णय निकाले कि बौद्ध स्थल है कि नहीं। इसके अलावा हमारे सामने ये भी एक समस्या थी और हमने मांग की थी यूनेस्को की निगरानी में यहाँ खुदाई होनी चाहिए। मगर आप जो कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद तो ये बात बेमानी हो जाती है। देखने में ऐसा लगता है बेमानी बात हो जाती है, वास्तव में बेमानी बात हुई नहीं है। अभी राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आ गया। निर्णय कैसे आया, कैसे नहीं आया, उसके पीछे कितनी लंबी कहानी, हम उसमें नहीं जाएंगे। मगर इतना हम कहते हैं कि राम मंदिर परिसर अलग चीज है और पूरी अयोध्या अलग चीज है। हमारी मान्यता यह है कि पूरी अयोध्या में बौद्ध विरासत नीचे जमीन में दबी पड़ी है। अब मैं आपको जब बताऊंगा तो बहुत लंबा बाइट बन जाएगा। आप वहां पर जब देखेंगे, वहां तो कब्र भी सम्राट अशोक के स्तंभ पर बनी हुई है। अभी जो नदी है तिलोद की गंगा जिसको कहते हैं, वो अपना उसका पूरा इतिहास है। उसमें जो भगवान बुद्ध के समय में जो अंजन वन था, अंध वन था, और वहां पर जो खेमा जिस विहार में रह रही थी, उसके बारे में जो जानकारियां हमारे पास हैं वो एक पूरे अयोध्या में फैली हुई हैं। यहाँ अयोध्या की एक राजकुमारी का विवाह कोरिया के राजकुमार से हुआ था, उसकी विरासत अलग है। अभी कोरिया के लोगों ने वहां पर एक बुद्ध विहार भी बनाया है और उसमें 7 पत्थर नीचे ऊपर रख के उन्होंने उसकी स्मारक भी बनाया है। तो ये तो राम जन्मभूमि परिसर अलग है और अयोध्या पूरी अलग है। अयोध्या में तो बहुत कुछ है। अब पूरी अयोध्या में जहां भी टीले हैं, जहां टीले नहीं भी हैं, कहीं से भी आप खोदेंगे, और ये जो भी अभी जो कुछ मिला है राम मंदिर परिसर में नहीं मिला है। वो तो समतलीकरण सड़क के लिए चल रहा था, सड़क पर मिला है। संकिसा में भी सड़क का समतलीकरण चल रहा था, उसमें मिला है। राम मंदिर परिसर अलग है, अयोध्या तो बहुत बड़ा परिसर है, पूरा का पूरा नगर है, वो बात अलग है। तो हम इस बात को मानते हैं कि अभी भी हमारी मांग जायज है, क्योंकि भारतवर्ष की सरकार पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमारा भरोसा नहीं है। इसलिए यूनेस्को की निगरानी में, वर्ल्ड हेरिटेज जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी निगरानी में यहाँ का उत्खनन कार्य होना चाहिए और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ये निर्धारित करना चाहिए कि ये बौद्ध विरासत है। बौद्ध विरासत है तो वहां म्यूजियम बनाकर उनको संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें तो किसी को कोई आपत्ति हो नहीं सकती। और यहाँ का जो कुछ भी पहले खुदाई में मिला है वो इलाहाबाद के किले में कैद है। वहां कर्फ्यू जैसा माहौल है, वहां कोई जा नहीं सकता, वहां उसको देख नहीं सकता। यह हालांकि हम तो इसे षड्यंत्र मानते हैं कि इस तरीके के कर्फ्यू लगा के सरकार जो चाहे उसमें कर सकती है, बदल सकती है, उसको उसके साथ में तोड़फोड़ कर सकती है, या वो कुछ नई बाहर से चीजें लाके रख सकती है, वो बातें अलग हैं। मगर वो जो
इलाहाबाद के किले में जो यहाँ के आर्टिफैक्ट जो खुदाई में मिलते हैं उनको हम आर्टिफैक्ट कहते हैं। जितने भी आर्टिफैक्ट हैं वो इलाहाबाद के किले से लाकर वो भी अयोध्या के म्यूजियम में रखे जाने चाहिए। इस बात की मांग तो हम कर सकते हैं, यूनेस्को से भी कर सकते हैं, ASI से, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कर सकते हैं, भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से भी कर सकते हैं। तो हमारा जो आंदोलन है वो जायज है और उसका पूरा आधार हमारे पास है और उसको हम करेंगे। शांति स्वरूप जी, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। एक और रेफरेंस सामने आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एक बार खुदाई का आदेश दिया था और वहाँ पे खुदाई शुरू हो गई थी। अचानक से बौद्ध अवशेष मिलने शुरू हो जाते हैं और खुदाई को वहीं रोक दिया जाता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वर्तमान सरकार के समय में आया है। इससे पहले भी जब 1992 में मस्जिद गिराई गई थी और उसके थोड़े समय के बाद वहां कुछ निर्माण कार्य किया गया था तो उस समय भी एक चबूतरा आ गया था बीच में। तो सरकार ने कहा कि नहीं, इसको मत छेड़ना, क्योंकि उनको मालूम था इसको छेड़ेंगे तो कुछ का कुछ हो जाएगा, उसको ऐसे ही दबा दिया गया है। मगर अब जो यकायक ये जो बौद्ध संपदा जमीन ने उगली है, जमीन ने प्रस्तुत की है कि ये देखो, इस अयोध्या की भूमि खुद कह रही है, पुकार कर कह रही है कि मैं तो बुद्ध भूमि हूं। तो इस स्थिति के लिए वो तैयार ना थे। वहां के शासक, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की सरकार इस स्थिति के लिए मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार नहीं थे, उनकी कोई तैयारी नहीं थी। और ये बौद्ध विरासत और बहुत सारी बौद्ध विरासत जब वहां से निकल गई तो वो हकबक आ गए, वो असमंजस में पड़ गए, ये क्या हुआ। तो इस असमंजस में फिलहाल सरकार ने खुदाई का काम वहीं रोक दिया है, क्योंकि उनको पता है जितना खोदेंगे उतना ही ये निकलता चला जाएगा, वो अच्छी तरह जानते हैं। तो फिलहाल उन्होंने कुछ और ना निकल जाए इसलिए इस खुदाई को रोक दिया है। बाकी हमारा डर अभी भी बरकरार है कि इस तरीके के लोगों के हाथों में वहां का प्रशासन है जो अकल से काम नहीं लेते हैं। जो बौद्ध विरासत मिली है ये उस पर भी बुलडोजर ना चला दें। इसलिए हमारा सरकार से मांग है कि एक प्रॉपर अथॉराइज एजेंसी के माध्यम से, खासतौर से ASI के माध्यम से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से इस खुदाई को अपनी देखरेख में कराएं। और वो जो खुदाई दल हो उसमें सब तरह के लोग होने चाहिए, उसमें 3-4 प्रदेश के लोग होने चाहिए, अलग अलग संप्रदाय के लोग होने चाहिए। एक जाति विशेष के लोग होंगे तो गड़बड़ी होने की पूरा अंदेशा रहेगा। तो ये आपका दूसरे सवाल का जवाब है। सवाल आपका बहुत अच्छा था और इसी मसले को लेकर हम आगे रूबरू होंगे। उत्तर प्रदेश की धरती अयोध्या व साकेत पर जो कि इस वक्त मौजूद है। भंते जी, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? आज स्थिति जो भारत की है बड़ी दयनीय है और बड़ी चिंतनीय है। आपकी संस्कृति को, आपकी सभ्यता को, आपके दर्शन को दबाया जा रहा है, छेड़ा जा रहा है, कुचला जा रहा है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अगर आप ऐसे ही टुकड़ों में बटे रहे, अगर ऐसे ही ईर्षा द्वेष नफरत में जलते रहे तो एक दिन तुम नहीं बचोगे, न तुम्हारी संस्कृति बचेगी। इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि जब कोई संस्कृति सभ्यता के मान सम्मान की बात हो, जब कोई हमारे स्वाभिमान की बात हो, तो हमें आपस में छोटी छोटी बातों को भुला करके एक हो जाना पड़ेगा, तभी हम संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे। वैसे भी भगवान बुद्ध ने कहा है, अनिक्षावत संखारा उपादवे अधम्मिनो उपजित्वा निरुजंती ते संगोप समो सुखो। साकेत पर बहुत सुंदर बौद्ध विहार था। समय बदला, आपके हाथों से सत्ता गई, आप शासक नहीं रहे तो वहां मस्जिद बन गई। आज आप शासक नहीं हैं, वो शासक नहीं रहे, आज वहां राम मंदिर बन रहा है। समय परिवर्तनशील है, फिर एक दिन वहां बौद्ध विहार बनेगा। इस संकल्प के साथ आपको लगना होगा और सभी हक वंचित, असहाय, कमजोर लोगों को बुद्ध की संस्कृति से जोड़ना होगा। मैं अपनी टीम के साथ अयोध्या पहुंचा, जिसे पहले साकेत कहा जाता था। मुझे सूचना मिली थी अखबार के माध्यम से, स्थानीय हमारे बौद्ध उपासकों के माध्यम से,
कि अयोध्या जहाँ राम मंदिर बनाया जा रहा है वहाँ समतलीकरण हो रहा है और उस समतलीकरण में बौद्ध अवशेष निकल रहे हैं। तथागत भगवान बुद्ध की बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं निकल रही हैं। मैं अपनी टीम के साथ पहुंचा और पहुंच करके मैंने प्रयास किया, शासन प्रशासन से संपर्क किया, अयोध्या के डीएम एसएसपी से संपर्क किया कि मुझे वह स्थान दिखा दिया जाए। हमारे महापुरुषों के संघर्षों की निशानी, हमारी विरासत, बौद्ध विरासत को मुझे दिखा दिया जाए। लेकिन शासन प्रशासन ने मेरी एक भी नहीं सुनी। 4-5 घंटे हम संघर्ष करते रहे, उनसे झगड़ते रहे, लड़ते रहे। अंत में उन्होंने मुझे धमकाने का प्रयास किया कि आप लॉकडाउन में कई लोगों को लेकर के आए हैं, आपके खिलाफ FIR हो जाएगी और अगर आप नहीं मानेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। लेकिन मैं फिर भी नहीं डरा, संघर्ष करता रहा पूरी टीम के साथ। अंत में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि ट्रस्ट के चेयरमैन चंपत राय ही अंदर जाने की आपको इजाज़त दे सकते हैं। मैं बराबर पूरे देश प्रदेश पर आह्वान करता रहा कि अगर ये लोग सही हैं, अगर वहाँ बौद्ध अवशेष नहीं निकल रहे हैं तो आखिर ये डर क्यों रहे हैं। अगर ये डर रहे हैं तो इससे साफ सिद्ध होता है कि वहाँ बौद्ध अवशेष निकल रहे हैं, वहाँ तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं निकल रही हैं, सम्राट अशोक के ज़माने की लाट शिलापट निकल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों मुझे नहीं जाने देते। मैं आपके मंदिर बनने का विरोधी नहीं हूँ, आप मंदिर बनाइए, लेकिन देश भारत में जितनी भी पुरानी इमारतें हैं, जितने भी हमारे बौद्ध स्थल हैं, वो सब पुरातत्व सर्वेक्षण के हाथ में है। वह उनकी रक्षा और सुरक्षा करता है। मैं अपील करता हूँ देश भारत के लोगों से, सरकारों से और पूरी दुनिया के लोगों से कि ये ऐतिहासिक साकेत का जो स्थल है इसे पुरातत्व सर्वेक्षण को दे दिया जाए, उसे बहुत ही सुंदर स्मारक घोषित कर दिया जाए और इन लोगों को थोड़ी सी शर्म आ जाए तो ये मंदिर अपना दूसरे स्थान पर बना ले अयोध्या में। चाहे हम तैयार हैं, हम समर्थन करते हैं उस स्थान से ये 10 गुना ज्यादा जमीन ले लें और उससे बड़ा मंदिर बना लें, लेकिन कम से कम बुद्ध की छाती पर खड़े होकर के न मंदिर बनाएं। मुझे एक और सूचना दी कि जो मूर्तियां, जो अवशेष निकल रहे हैं, ये लोग उन्हें क्रेशर में डाल करके बालू बना रहे हैं, रेता बना रहे हैं, सबूत मिटा रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं पूरे देश के लोगों से आह्वान करता हूं कि अगर अपनी संस्कृति, सभ्यता, विरासत को अगर तुमने नहीं बचा पाया तो तुम्हारा जीवन भी धिक्कार है, तो तुम्हें संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है। आओ हम एक हो जाएं और अपनी विरासत बचाएं, बुद्ध की संस्कृति की रक्षा करें। आज स्थिति जो भारत की है बड़ी दयनीय है और बड़ी चिंतनीय है। आपकी संस्कृति को, आपकी सभ्यता को, आपके दर्शन को दबाया जा रहा है, छेड़ा जा रहा है, कुचला जा रहा है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अगर आप ऐसे ही टुकड़ों में बटे रहे, अगर ऐसे ही ईर्षा, द्वेष, नफरत में जलते रहे तो एक दिन तुम नहीं बचोगे, न तुम्हारी संस्कृति बचेगी। इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि जब कोई संस्कृति, सभ्यता के मान सम्मान की बात हो, जब कोई हमारे स्वाभिमान की बात हो, तो हमें आपस में छोटी छोटी बातों को भुला करके एक हो जाना पड़ेगा, तभी हम संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे। वैसे भी भगवान बुद्ध ने कहा है, अनिक्षावत संखारा उपादवे अधम्मिनो उपजित्वा निरुज्जन्ति ते संगोप समो सुखो। साकेत पर बहुत सुंदर बौद्ध विहार था। समय बदला, आपके हाथों से सत्ता गई, आप शासक नहीं रहे तो वहां मस्जिद बन गई। आज आप शासक नहीं हैं, वो शासक नहीं रहे, आज वहां राम मंदिर बन रहा है। समय परिवर्तनशील है, फिर एक दिन वहां बौद्ध विहार बनेगा। इस संकल्प के साथ आपको लगना होगा और सभी हक वंचित, असहाय, कमजोर लोगों को बुद्ध की संस्कृति से जोड़ना होगा। ये नैतिक जिम्मेदारी है। अगर ये नहीं करोगे तो ईमानदारी से गुलामी स्वीकार कर लो, इसके अलावा कोई आपके पास मार्ग नहीं है। भंते जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हम सब भी यही चाहते हैं, हमारा समाज चाहता है कि खुदाई हो, निष्पक्ष खुदाई हो और कई देशों के देख रेख में खुदाई हो, सबकी सहभागिता हो और बिल्कुल पारदर्शी ढंग से खुदाई होनी चाहिए। और हमको एक साथ सारे आपसी मतभेद को भुलाकर यूनिटी बनाकर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। स्वरूप जी, आपसे मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न है और हमें लगता है कि हमारे सारे दर्शकों के मन में भी यह प्रश्न होगा कि क्या हमारे साथ
इस बौद्ध अवशेष के मुद्दे को उठाने के लिए कोई अच्छा सा संगठन, कोई मजबूत संगठन है जो जिस पे हम भरोसा करें और जिसके साथ हम पैर से पैर मिलाकर चलें? आपका ये कहना है कि कोई बौद्धों का कोई दमदार संगठन न होने की वजह से तो ये आंदोलन नहीं पिछड़ गया। आपकी बात में दम है, मैं आपकी बात से सहमति रखता हूं, और संगठन में ही शक्ति होती है। आज जो शासक जातियां जो वहां पर प्रभावी हैं राज्य में, जिनका हुकूमत है, ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत ज्यादा शक्ति है। वो सरकारी शक्ति उनके पास जरूर है, मगर हम लोग बटे हुए हैं, हम लोग बिखरे हुए हैं, हम लोग आपस में झगड़ रहे हैं। हम लोगों ने, मैंने आपकी टांग पकड़ी हुई है, आपने मेरी टांग पकड़ी हुई है, हम दोनों आगे नहीं जा पा रहे। इस कारण से ये मामला यहां तक पहुंचा है। अगर हम संगठित हो जाएं, मेरा जैसा व्यक्ति का तो अब ये मन करता है कि मैं हाथ में लाठी लेकर और पब्लिक को अपने साथ लेकर जितने भी हमारे नेता हैं, संगठन हैं, उन सब के पास जाऊं और पहले तो विनती करूं कि भैया सब एक हो जाओ। अगर एक नहीं होगे ना, पहले तो हम उनसे हाथ जोड़ेंगे, और हाथ जोड़ने के नहीं रखेंगे तो फिर हाथ मरोड़ेंगे और कहेंगे तुम सब एक साथ मिलकर के चलो। अब इन लोगों को सोचना है कि ये हमारे हाथ जोड़ने की रखते हैं या डंडे के असर से संगठित होते हैं। बगैर संगठित हुए बगैर, बाबा साहब ने संगठित होने के लिए ऐसे ही नहीं कहा था, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है और शक्ति से ही आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अब समय आ गया है, हम संगठित होंगे और अपने अधिकार, अपनी अस्मिता की रक्षा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाए। भंते जी जो कि इस वक्त अयोध्या में मौजूद है, उन्होंने लगातार सीएम से, डीएम, एसडीएम से बात करने की कोशिश की, उत्खनन की मांग की, लेकिन उनकी बात को सरकार द्वारा नकारा गया। मैं अपनी टीम के साथ अयोध्या पहुंचा, जिसे पहले साकेत कहा जाता था। मुझे सूचना मिली थी अखबार के माध्यम से, स्थानीय हमारे बौद्ध उपासकों के माध्यम से, कि अयोध्या जहाँ राम मंदिर बनाया जा रहा है वहाँ समतलीकरण हो रहा है, और उस समतलीकरण में बौद्ध अवशेष निकल रहे हैं। तथागत भगवान बुद्ध की बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं निकल रही हैं। मैं अपनी टीम के साथ पहुंचा, और पहुंच करके मैंने प्रयास किया, शासन प्रशासन से संपर्क किया, अयोध्या के डीएम, एसएसपी से संपर्क किया कि मुझे वह स्थान दिखा दिया जाए। हमारे महापुरुषों के संघर्षों की निशानी, हमारी विरासत, बौद्ध विरासत को मुझे दिखा दिया जाए। लेकिन शासन प्रशासन ने मेरी एक भी नहीं सुनी। 4-5 घंटे हम संघर्ष करते रहे, उनसे झगड़ते रहे, लड़ते रहे। अंत में उन्होंने मुझे धमकाने का प्रयास किया कि आप लॉकडाउन में कई लोगों को लेकर के आए हैं, आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, और अगर आप नहीं मानेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। लेकिन मैं फिर भी नहीं डरा, संघर्ष करता रहा पूरी टीम के साथ। अंत में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि ट्रस्ट के चेयरमैन चंपत राय ही अंदर जाने की आपको इजाज़त दे सकते हैं। मैं बराबर पूरे देश प्रदेश पर आह्वान करता रहा कि अगर ये लोग सही हैं, अगर वहाँ बौद्ध अवशेष नहीं निकल रहे हैं, तो आखिर ये डर क्यों रहे हैं? अगर ये डर रहे हैं तो इससे साफ सिद्ध होता है कि वहाँ बौद्ध अवशेष निकल रहे हैं, वहाँ तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं निकल रही हैं, सम्राट अशोक के ज़माने की लाट शिलापट निकल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों मुझे नहीं जाने देते? मैं आपके मंदिर बनने का विरोधी नहीं हूँ, आप मंदिर बनाइए, लेकिन देश भारत में जितनी भी पुरानी इमारतें हैं, जितने भी हमारे बौद्ध स्थल हैं, वो सब पुरातत्व सर्वेक्षण के हाथ में है। वह उनकी रक्षा और सुरक्षा करता है। मैं अपील करता हूँ देश भारत के लोगों से, सरकारों से और पूरी दुनिया के लोगों से कि ये ऐतिहासिक साकेत का जो स्थल है, इसे पुरातत्व सर्वेक्षण को दे दिया जाए, उसे बहुत ही सुंदर स्मारक घोषित कर दिया जाए, और इन लोगों को थोड़ी सी शर्म आ जाए तो ये मंदिर अपना दूसरी स्थान पर बना लें अयोध्या में। चाहे हम तैयार हैं, हम समर्थन करते हैं, उस स्थान से ये 10 गुना ज्यादा जमीन ले लें और उससे बड़ा मंदिर बना लें, लेकिन कम से कम बुद्ध की छाती पर खड़े होकर के न मंदिर बनाएं। मुझे एक और सूचना दी कि जो मूर्तियां, जो अवशेष निकल रहे हैं, ये लोग उन्हें क्रेशर में डाल करके बालू बना रहे हैं, रेता बना रहे हैं, सबूत मिटा रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ।
मैं पूरे देश के लोगों से आह्वान करता हूं कि अगर अपनी संस्कृति, सभ्यता, विरासत को अगर तुमने नहीं बचा पाया तो तुम्हारा जीवन भी धिक्कार है, तो तुम्हें संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है। आओ हम एक हो जाएं और अपनी विरासत बचाएं, बुद्ध की संस्कृति की रक्षा करें। लखनऊ में इतिहासकारों ने, बौद्ध विद्वानों ने बैठक की। यह बैठक मेरी अध्यक्षता में की गई और हम लोगों ने एक ज्ञापन बनाया है। ये ज्ञापन वर्ल्ड हेरिटेज के लिए है, ये ज्ञापन यूनेस्को के लिए है, ये ज्ञापन राष्ट्रपति के लिए है और ये ज्ञापन मुख्यमंत्री के लिए है, प्रधानमंत्री के लिए है और उत्तर प्रदेश में, देश भारत में जितने भी जनपद हैं सभी जिलाधिकारियों के लिए ज्ञापन है। ज्ञापन क्या है मैं आपको बता दूं। विषय है ज्ञापन का, अयोध्या जिला फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हो रही खुदाई में तथागत बुद्ध की मूर्ति व बौद्ध कालीन अवशेष मिलने पर उस स्थल को पुरातत्व स्मारक घोषित किए जाने के संबंध में। हम राम मंदिर के विरोधी नहीं हैं, लेकिन कम से कम बुद्ध की छाती पर ये सब न किया जाए, ये मैं कहना चाहता हूं। आगे क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त भारत सरकार दिल्ली महोदय, आपको अवगत कराना है कि अयोध्या जिला फैजाबाद उत्तर प्रदेश में खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी बौद्ध प्रतिमाएं, शिलालेख, धम्मचक्र आदि बौद्ध कालीन प्रतीक व अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, जो पुरातत्व ऐतिहासिक महत्व के दृष्टिकोण से मूल्यवान हैं। आप स्वयं विद्वान व जानकार हैं कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ करना, उनकी रचना व बनावट में बदलाव करना इतिहास को मिटाने के समान है और एक अक्षम्य अपराध है। संपूर्ण भारतवर्ष में अनेकों बौद्ध स्थल का रखरखाव नियंत्रण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पास है। इन सभी स्थलों का ऐतिहासिक महत्व है। अयोध्या में समतलीकरण व खुदाई के दौरान तथागत बुद्ध की प्रतिमा व बौद्ध प्रतीक अवशेष मिलने से उनके ऐतिहासिक पुरातत्व महत्व को इनकार नहीं किया जा सकता। आप स्वयं जानकार हैं कि पुरातत्व महत्व के स्थलों की बनावट से छेड़छाड़, तोड़फोड़ करना अथवा किसी भी प्रकार का बदलाव करना पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 व बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के अनुसार दंडनीय अपराध है। तो लखनऊ में बौद्ध विद्वानों व इतिहासकारों की एक महत्वपूर्ण बैठक मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया। नंबर 1, उच्च प्राथमिक व ऐतिहासिक महत्व के स्थल की सामान्य खुदाई तत्काल प्रभाव से रोक दी जाए। नंबर 2, उस स्थल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की निगरानी में विधिवत उत्खनन कार्य किया जाए। नंबर 3, उत्खनन स्थल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अधिकार क्षेत्र में देकर राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित कर दिया जाए। नंबर 4, भारतीय इतिहास वेत्ताओं व पुरातत्व वेत्ताओं एवं बौद्ध विद्वानों का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल उत्खनन स्थल का निरीक्षण करे और अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करे। नंबर 5, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में ही किसी अन्य स्थल पर कर दिया जाए। चाहो तो इससे ज्यादा और जमीन ले लो, लेकिन कम से कम वहां जो ऐतिहासिक स्थल है, जहां पुरातत्व चीजें निकल रही हैं, अवशेष निकल रहे हैं, वहां न किया जाए। मुख्य सूचना आयुक्त महोदय से अनुरोध है कि उक्त अनुरोध को स्वीकार कर तत्काल प्रभाव से आदेश जारी करें। इस ज्ञापन का जो आयोजक है, निवेदक है, पूरे देश भारत का बौद्ध समाज है। बुद्ध की विचारधारा के जितने भी लोग हैं जो समता में विश्वास रखते हैं, न्याय में विश्वास रखते हैं और बुद्ध के आंदोलन से जुड़े हैं, सभी इस ज्ञापन को आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मेरी सूचना को पूरे देश में फैलाया जाए, इस वीडियो को, इस ज्ञापन को पूरी दुनिया में फैलाया जाए, ताकि बौद्धों को अपनी विरासत संस्कृति बचाने के लिए कमर कसने के लिए तैयार होना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत। शांति स्वरूप जी, मेरा ये मानना है कि अगर अयोध्या राम जन्मभूमि है तो उसमें बौद्ध के अवशेष कैसे मिल रहे हैं? वहाँ पे बौद्ध की मूर्तियाँ क्यों मिल रही हैं? बौद्ध चक्र क्यों मिल रहे हैं? वहाँ पे राम जन्मभूमि से संबंधित कोई चीज़ क्यों नहीं मिल रही? राम का पालना क्यों नहीं मिल रहा है? राम की मूर्ति क्यों नहीं मिल रही? लक्ष्मण की मूर्ति क्यों नहीं मिल रही है? सीता की मूर्ति क्यों नहीं मिल रही है? दशरथ, कैकेयी, सुमित्रा, शत्रुघ्न की मूर्ति क्यों नहीं मिल रही है? क्यों बौद्ध धर्म की मिल रही है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि वहाँ जो
एक भूखंड को सड़क निर्माण के दौरान समतल किया जा रहा था, लेवलिंग की जा रही थी। उस दौरान जो वहां पर आर्टिफैक्ट मिले अपने आप, हमारा इरादा नहीं था, ना सरकार का इरादा था, वो निसंदेह बौद्ध संस्कृति के बेहतरीन नमूने हैं। और इससे मिलती जुलती शिल्पांकन, स्कल्पराइजेशन जो उदयगिरी है उड़ीसा में, वहां की जो मूर्तियां हैं आप उनसे मिलाकर देख लो, डिटो वही स्टाइल है। आप एलोरा, जो औरंगाबाद में गुफाएं हैं जहां बाबा साहब भी गए थे, मैं भी वहां कई बार जा चुका हूं, वहां का शिल्पांकन देखो। वहां की जो नृत्यांगनाएं हैं उनकी बदन में जो लचक है, उनके बदन में जो कमनीयता है, वो यहां जो अभी अभी जो मूर्ति मिली है अयोध्या में, उसमें डिटो वही लचक है, वही कमनीयता है। तो आप उसको ऐसा नहीं कह सकते कि ये बौद्ध कला नहीं है। अमरावती, औरंगाबाद वाला अमरावती, वो नागपुर के पड़ोस वाला अमरावती नहीं, वहां से जितना भी प्रतिमाएं मिली हैं, बहुत प्रतिमाएं मिली हैं, बड़े बड़े स्तूप भी मिले हैं, वो स्टाइल देख लो। और अयोध्या से जो कुछ मिला है वो देख लो। अयोध्या में एक आमलक खंड मिला है जो चक्र जैसा है, आमलक कहते हैं, वो खट्टा फूल जिसमें आर्य बनी रहती है और उसको अंग्रेजी में स्टार फ्रूट कहते हैं, उसके आधार पर वो बना हुआ है। वो जो अयोध्या में मिला है डिट्टो, वो अमरावती में भी मिला है, अमरावती के स्तूपों में भी मिला है। और तो और अभी अभी जो लालगंज, जो बनारस और आजमगढ़ के बीच में है, वहां हमारे सुधाकर जी बौद्ध हैं, उनके माध्यम से एक सम्राट अशोक के स्तंभ का पता चला, तो वहां भी एक पत्थर जो मिला है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा अयोध्या में है। तो आप वहां से जो प्राप्त होने वाली चीजें हैं, वहां पर एक धम्म चक्र मिला है, एक पुष्प चक्र मिला है। धम्म चक्र में 29 आरे हैं। लोग ये समझते हैं कि शायद 24 आरे होते हैं जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में है, नहीं, वो एक है। बौद्धों में बहुत तरह के धम्म चक्र हैं। 8 का भी है, 12 का भी है, 16 का भी है, 24 का भी है, 29 का भी है, 28 का भी है, 32 का भी है, 45 का भी है, 35 का भी है, 49 का भी है, 84 का भी है। तो ये इन संख्याओं का सब महत्व है। 45 का क्यों है कि बुद्ध का श्रवण जीवन 45 साल का। 35 का आरा क्यों है? क्योंकि बुद्ध का अश्रवण जीवन, बगैर भिक्षु का जीवन 35 साल का। बुद्ध कितने हुए? 27। पूर्व बुद्ध को बुद्ध कहते हैं, और जो भगवान बुद्ध है वो सम्यक संबुद्ध है, तो वो 27 का भी है। वो 27 पूर्व बुद्धों की स्मृति में, और 28 सम्यक संबुद्ध, और प्रत्येक बुद्ध, प्रत्येक बुद्धों को मिला के 28 उनका भी है। 29 का भी है। 29 का क्या है? 29 वर्ष की अवस्था में कुमार सिद्धार्थ ने, बोधिसत्व सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था। वो गृह त्याग ना करते तो दुख मुक्ति का सफल साधन प्राप्त ना होता, इसलिए उसका बड़ा महत्व है। ये अयोध्या में जो मिला है वो 29 आरों वाला धम्म चक्र है, और उसके बीच में एक पुष्प चक्र है। मैंने पहले भी बताया, जो पुष्प चक्र है, कमल का जो फूल है वो भगवान बुद्ध को कहा जाता है, वो तो कमल के फूल की तरह थे। भगवान बुद्ध का खुद का स्वयं का कथन है, मैंने बताया था उस दिन एक दूसरी बाइट में। तो संयुक्त निकाय में पुप्फ वर्ग है, भाग 1 में। पुप्फ वर्ग में क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध कहने लगे कि मैं तो उस प्रकार हूं जैसे फूल है, एक गंदे कीचड़ के पानी में पैदा होकर के दुर्गंध चीज में सुगंध फैलाता है, और बदबूदार बदसूरत जगह पैदा होकर के सौंदर्य फैलाता है। उसी प्रकार ये दुख भरे संसार में तथागत उत्पन्न होकर सुख और दुख मुक्ति का मार्ग देते हैं, सुख प्राप्ति का मार्ग देते हैं। तो कलाकारों ने, मूर्तिकारों ने भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के ऐसे सूत्र, क्योंकि बहुत सारे सूत्र हैं ऐसे जिसमें भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध खुद की तुलना कमल के फूल से कर रहे हैं। तो इसलिए मूर्तिकारों ने जब मूर्तियां बनाई तो भगवान बुद्ध के साथ कमल का फूल नीचे बनाना शुरू कर दिया। भगवान बुद्ध इतने छोटे नहीं थे कि कमल के फूल पे बैठ जाएं, न कमल का फूल इतना बड़ा होता था जो बुद्ध उस पर बैठ जाएं। वो तो एक प्रमाण है, एक आदर्श है, एक
सिद्धांत है कि बुद्ध को और कमल के फूल को एकाकार कर दिया, दोनों का एक दूसरे से समावेश कर दिया। तो वो जो 13 पंखुड़ियों वाला पुष्प चक्र है वो इसीलिए है क्योंकि बुद्ध की तुलना कमल के फूल से की गई है। और 13 का मतलब क्या है? 10 पारमिताएं जिसके बगैर बुद्धत्व प्राप्ति हो नहीं सकती, और 3 शरण जिनके बगैर बुद्ध की शरण मिल नहीं सकती। इसलिए उनका भी उसमें बड़ा महत्व है, इसमें कोई शक नहीं है। आप भरूच में जाइए, भरूच जो सतना जिला है वहां का एक इतना सुंदर भरूच, सांची से बहुत बड़ा और सांची से बहुत सुंदर, इससे पता चलता है वो सांची बनने के बाद की कला है। वहां की जो कला है, भरूच की जो कला है, इतना बारीक काम है। आज भी आप देखेंगे, इंग्लैंड जाना तो मुश्किल है आपका, और इलाहाबाद के किले में जाना वैसे ही मुश्किल है, कर्फ्यू लगा हुआ है। वहां अयोध्या का नहीं, वहां पर भरूच के जो वहां पर खंडर में वो मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, पिलर मिले हैं, रेलिंग मिले, सब रखी हैं। सबसे ज्यादा रेलिंग जो जनता जिनको देख सकती है वो कलकत्ता म्यूजियम में है। वो कलकत्ता म्यूजियम में आप देखेंगे इतना सुंदर, इतना बारीक काम उस पर कलाकारों ने किया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है, ये सारा का सारा काम मथुरा के मूर्तिकार और विदिशा के हाथी दांत के कारीगरों ने मिलकर के ये काम किया है। इतना ही उत्कृष्ट काम है। ये जो रेलिंग के पिलर मिले हैं अयोध्या में, आप मिला लो उनको भरूच के रेलिंग से, बिल्कुल वही है। ये जो एक पद्धति रेलिंग बनाने की थी वो ऐसी थी कि पहले लकड़ी का काम होता था, भवन निर्माण लकड़ी का होता था, मगर जब पत्थर का होने लगा तो उसके बनाने की विधि लकड़ी जैसी ही रखी गई। पिलर बनाना, उसमें चूल खोदना और उसमें पत्थर फंसाना, इस तरीके से फंसा फंसा के उनको खड़ा करते थे। जैसे सांची की गुफा के चारों तरफ है, उसको रेलिंग कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में वेदिका कहते हैं। तो वो जो सारा का सारा जो वहां पे मिला है वो यहीं पर नहीं मिला है, और भी बहुत जगह है, इसके बहुत प्रमाण है। जहां खुदाई से प्राप्त अवशेष मिल रहे हैं समतलीकरण के दौरान, कहा जा रहा है कि वह एक द्वार था और वहां पे शिवलिंग मिला है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि राम जन्मभूमि से शिवलिंग का क्या संबंध है। जो कुछ भी वहां मिला है, जिसे शिवलिंग किया जा रहा है वो शिवलिंग नहीं है, वो मनोती स्तूप है। मनोती स्तूप बौद्धों को अंग्रेजी में इसके लिए वोटिव शब्द है, वोटिव। मनोती का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी से मन्नत मांगी, ऐसा नहीं है। मनोती स्तूप जन कल्याण का कोई जब व्यक्ति संकल्प लेता था, मनोती स्वयं के लिए मांगना बौद्ध धर्म में प्रतिबंधित। सुन लो बच्चों, अपने लिए कुछ मांगना प्रतिबंधित है। हम मांगेंगे तो सबके लिए मांगेंगे, उसमें मैं भी आ गया। भवतु सब मंगलंग, सबका भला हो, तो उसमें मैं भी आ गया ना। तो मैं जब किसी से मांगूंगा, मनोती का मतलब मैं मांगूंगा तो किसके लिए मांगूंगा? सबके लिए मांगूंगा, सबके लिए करूंगा। सम्राट अशोक ने जितने भी काम किए वो सबके लिए किए, सब जाति के लोग, सब संप्रदाय के लोग, सब धर्मों के लोग, सब वर्ग के लोग, उनके सबके लिए काम किए ना। तो बौद्धों का जो मनोती शब्द है और बाहर के लोगों का जो मनोती शब्द है, उनका कोई मतलब नहीं है। वहां पर जो धर्म चक्र मिला है, पुष्प चक्र मिला है और मनोती स्तूप मिला है, रेलिंग्स मिली हैं, एक वहां कुआं भी मिला है। कुएं भी बौद्ध जो तीर्थ स्थल है वहां पर भी मिले, और ये बुद्ध नगरी अयोध्या में भी मिला है। इन सब चीजों से प्रमाणित होता है कि ये सारी की सारी चीजें बौद्ध धर्म से, भगवान बुद्ध से, सम्राट अशोक से, बौद्ध संस्कृति से, मौर्य साम्राज्य के गौरव से जुड़ी हुई हैं। राम जी का कुछ मिल जाए, हम तो कामना करते हैं कि उनका कोई पालना मिल जाए, उनका कोई खटोला मिल जाए, उनका कोई चलने वाला रेड़ू मिल जाए, मगर अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है। और नहीं मिला तो उसका कारण यह है कि उस धरती से राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कोई दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। ये अयोध्या की नगरी स्वयं अपने पृष्ठ खोल खोल कर दिखा रही है। आज मेरा अपने इस देश के हुक्मरानों से एक निवेदन है, आप देख रहे हैं ना, ये जो संघ परिवार है, इसी में से उद्धव ठाकरे निकले, और आज उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में जन कल्याण के ऐसे कार्य करके दिखा रहे हैं कि वो जन जन के शिरोधार्य हो गए, जन जन के प्रिय हो गए। तो मैं कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार से, भारत की सरकार से, आपको ये जो इतना बड़ा बहुमत मिला है, इसको विध्वंस के काम में नहीं बल्कि सदियों तक
लोग सम्राट अशोक की तरह तुमको याद करते रहें, तुमको पूछते रहें, तुमको सिर पर रखते रहें। ऐसे कुछ कल्याणकारी काम कर जाओ, और वो कल्याण का काम अगर आप करोगे तो बुद्ध के अलावा कर नहीं पाओगे। इसलिए आप बौद्ध देशों में तो कहते हो जाके कि मैं बुद्ध की भूमि से आया हूं, हम दुनिया ने युद्ध दिया और भारत ने बुद्ध दिया। ये बात कहने में तो बड़ी अच्छी लगती है, सुनने में उससे ज्यादा अच्छी लगती है, मगर जब करके दिखाओगे तब आपको पता चलेगा कि सारी दुनिया आपको किस तरीके से सर पर रखती है। ये सारी दुनिया भारतवर्ष का जो सम्मान करती है ना, वो बुद्ध के कारण करती है, वो अशोक के कारण करती है, बुद्ध की शांति के कारण करती है, बुद्ध की महान शिक्षाओं के कारण करती है, बुद्ध की महान कल्याणकारी संस्कृति के कारण करती है। आओ हम कामना करें कि इनको सद्बुद्धि प्राप्त हो और समय रहते ये बुद्ध के रास्ते पर चल के जन कल्याण के कामों में लगे, नहीं तो सारे देश में जब ताई मची हो और सब तरफ लॉकडाउन का घर घर में ताला लगा हो, और ऐसे में बुद्ध संस्कृति का प्रकट होना बहुत बड़े अर्थ लेकर आया है। इसको समझना होगा, हम तो समझ रहे हैं, शासकों को भी समझना होगा। अब मेरा निवेदन है अपने समाज से कि वो भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, राष्ट्रपति को, आर्कियोलॉजी को जरूर लिखें और बड़े शालीन शब्दों में लिखें और संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करके लिखें। तो हमें उम्मीद है कि जब तक आप लिखेंगे इनको अकल आ जाएगी, और वहां पर म्यूजियम बनाने का काम, और वहां पर जो कुछ भी मिला है उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, उसमें जो भी कुछ खुदाई हो उसकी वीडियोग्राफी होती रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसा अभी पिछले दिनों गाजीपुर में हुआ, जमनिया के पास खुदाई हो रही थी, मिला कुछ बता दिया कुछ। वो तो वहां के बहादुर शाक्यों को मैं नमन करता हूं कि उन्होंने अपनी जान लड़ा दी, और जब तक उस आर्कियोलॉजी ने उसको बौद्ध संस्कृति घोषित नहीं कर दिया, जब तक उन्होंने न्याय प्राप्त कर नहीं लिया, उन्होंने संघर्ष को विराम नहीं दिया। अब हमें कुछ मिलेगा तो संघर्ष से मिलेगा। हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें जो कुछ भी दिलाया वो संघर्ष के बल पर दिलाया, मगर संघर्ष होगा, संविधान सम्मत होगा। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको सादर नमो बुद्धस, जय सम्राट अशोक और जय भीम कहकर विदाई लेता हूं। तरह से आप लोगों ने देखा कि हमारी इस जानकारी में दो अहम हिस्से हंते जी और शांति स्वरूप जी ने किस तरह से हमारा सपोर्ट किया, और उन्होंने अपनी जानकारी रखी और हमारा हौसला बढ़ाया। साथियों, ये YouTube की मेरी पहली वीडियो है, आप लोग इसे सपोर्ट कीजिए, और मेरी आवाज़ पूरे बहुजनों की आवाज़ है। और आप तब तक के लिए बने रहिए, मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए आप लोग। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय बहुजन समाज, वॉइस ऑफ बहुजन।